हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो हमने पीछे क्या पढ़ा था, चंद्र गहना से लौटती बेर, इस कविता को आज हम कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे इसको। तो इसमें चंद्र गहना से लौटती बेर, इसके कवि कौन बताए थे आपको? चंद्रकांत देवताले। तो इसमें क्या है कि चंद्र गहना क्या बताया था, एक स्थान है, उससे वहां से लौटते समय कवि क्या कर रहा है, प्राकृतिक दृश्य को देखकर वो क्या कल्पना कर रहा है। तो आगे देखिए इसमें क्या है, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर टूट पड़ती है गगन में। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली। कवि ने किस किस का वर्णन कर दिया था? चने के पौधे का किया, उसके बाद अलसी का किया, फिर उसके बाद सरसों का किया, सरसों का करने के बाद उन्होंने पोखर तालाब का किया कि उसमें जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। अब कवि वहां पर जब बैठा है पोखर के किनारे तालाब पर, तो क्या कह रहा है, एक काले माथ वाली, माथ क्या होता है? मस्तक, माथा। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, चतुर चालाक। अब एक काले मस्तक वाली चालाक चिड़िया वहां पर आ जाती है। श्वेत पंखों के झपाटे, श्वेत का मतलब होता है सफेद, सफेद पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। हृदय, हृदय इसमें है कैसा है, हृदय कैसा है, आधा होता है, रे पूरा होता है, हृदय। ठीक है, तो क्या हो रहा है, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, उस चिड़िया की, काले माथे वाली चिड़िया है, उसकी पंख कैसी हैं, सफेद रंग की है, और वो वहां पर झपाटे मार रही है, छटपड़ा रही है, किस लिए? टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। तालाब के पानी में उसका इतना अधिक ध्यान है कि वो क्या करती है, मछली को, एक उजली चटुल मछली, कि उसका ध्यान उस मछली पर पड़ता है और वो उसे अपनी चोंच पीली में दबाकर, उसकी चोंच किस रंग की है? पीले रंग की है, पीले रंग की चोंच में दबाकर उसको उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसको पकड़कर झट अपने गले के अंदर उतार लेती है। बगुले की तरह, जैसे पहले बगुला मछली को पकड़ता है तुरंत, वो एक पैर पर खड़ा है, उसी तरह से यहाँ पर काले माथे वाली किसका प्रतीक है ये चिड़िया? यहाँ पर अवसरवादी, जो धोखेबाज लोग होते हैं, कपटी लोग होते हैं, उनका प्रतीक बताया गया है कि जिस तरह से वो अपना मौका पाकर, अवसर पाकर क्या करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, अपना काम निकालते हैं, मतलबी लोगों के लिए आया यहाँ पर। तो ये इसका प्रतीक अर्थ है कि एक काले माथ वाली, वहां पर वो जो काले माथे वाली जो चतुर चिड़िया, चालाक चिड़िया आती है, वो क्या करती है, तुरंत उस मछली को झट से पकड़ती है और अपने गले में, अपनी चोंच से पकड़कर अपने गले में डाल लेती है, चट कर जाती है, उसको खा जाती है। अब क्या है, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। अब कभी वहां बैठा है तो वहां पर ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची जमीन है, तो क्या करे, भूमि ऊंची है जहां से वहां पर एक रेल की पटरी भी गई हुई है, लेकिन ट्रेन का टाइम नहीं है, अभी वो रेलगाड़ी, ट्रेन नहीं आई है, उसके आने का समय नहीं हुआ है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, कौन कह रहा है? कवि। स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र हूँ, अपने आप में किसी के अधीन नहीं हूँ, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, स्वतंत्र होकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आजादी से, जाना नहीं है, मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक दृश्य को देखकर इतना खुश हो रहे हैं कि कवि का जाने का मन नहीं कर रहा है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां। अब वो क्या कह रहे हैं कि वहां पर ऐसा लग रहा है जैसे चित्रकूट पर्वत की
अनंत चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक वो फैली हुई हैं। वो जो क्या होता है इसमें कि जो चौड़ी चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वो क्या हैं, दूर दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही। दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर इधर उधर रेवा के पेड़, कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टे 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 टे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं, वहां बैठे हैं वो तो दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर। बांझ भूमि क्या होती है, जो ऊसर भूमि होती है, बंजर भूमि। एक होती है उर्वर, उर्वर होती है उपजाऊ भूमि, पैदावार जिससे पैदा हो, उसी का विलोम होगा ऊसर। उर्वर ऊसर, ऊसर होती है बंजर भूमि, बांझ भूमि। तो बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, रीवा के पेड़, रीवा के पेड़ सूखे पेड़ होते हैं जिनमें न तो हरियाली दिखाई देती है और न ही वो छाया देते हैं। कांटेदार कुरूप खड़े हैं, कुरूप का मतलब भद्दा, जो अच्छा नहीं लगे, तो वो कांटेदार और भद्दे ऐसे वृक्ष पेड़ वहां पर खड़े हैं जो बांझ भूमि पर इधर उधर। कवि को क्या दिखाई दे रहा है कि वहां पर अब जब इन पेड़ों को देख रहे हैं तो न तो कहीं हरियाली दिखाई दे रही है और न ही उनमें फल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कांटेदार झाड़ियां, कुरूप भद्दे पेड़ वहां पर खड़े हुए। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टे टे टे। अब थोड़ी ही देर में कवि को वहां पर कहीं से मीठी मीठी आवाज में सुग्गा, सुग्गा भी एक पक्षी होता है, तो सुग्गे की आवाज टे टे टे, जो इस तरह का एक पक्षी है जिसकी आवाज कैसे निकलती है, टे 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 टे। तो इस तरह से मीठा मीठा रस टपकाता हुआ सुग्गे का स्वर सुन पड़ता है, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टे टे टे। तो सुग्गा, सुग्गा भी एक पक्षी है, उसकी आवाज मीठे मीठे, जैसे रस टपकाने वाली किसी की जैसे मधुर वाणी होती है, मीठी आवाज होती है, इस तरह से कवि को कहीं से सुग्गे की आवाज सुनाई देती है जो कैसे टे 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 आवाज निकाल रहा है। अब क्या है, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। अब कहीं से वनस्थली, वनस्थली भी सुनसान जंगली, जो जंगल होता है, सुनसान जगह होती है, वहां पर अचानक कवि को सुन पड़ता है उस सुनसान वनस्थली का हृदय चीरता, उस सुनसान जंगल जगह का हृदय चीरता हुआ मानो उठता गिरता सारस, सारस एक पक्षी है, तो सारस का स्वर, सारस पक्षी की आवाज भी वहां पर टिरटो टिरटो, इस तरह से वहां पर कवि को आवाज सुनाई देती है। पहले सुग्गे की आवाज सुनाई देती है, फिर सारस पक्षी की आवाज सुनाई देती है। तो कवि क्या कह रहा है कि मन होता है उड़ जाऊं मैं। कवि क्या कह रहा है कि जब इनके स्वर को, इनकी आवाज को मैं सुनता हूं तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी इनके साथ उड़ जाऊं, पर फैलाए सारस के संग, कि मैं अपने इन पक्षियों की तरह ही मैं भी अपने पर फैलाकर सारस पक्षी के साथ उड़ जाऊं और कहां चला जाऊं, जहां जुगुल जोड़ी रहती है। जुगुल, जुगुल का मतलब क्या होता है, युगल, दो की जोड़ी होती है उसे जुगुल बोलते हैं। तो जहां जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, कि मैं भी उस हरे हरे खेत में इस पक्षी के साथ उड़कर अपने पर फैलाकर वहां चला जाऊं जहां पर दो प्रेमी पक्षियों की जोड़ी रहती है, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं और उन दोनों की चुपचाप चुप्पे चुप्पे चुप करके मैं उन दोनों पक्षियों की उस प्रेम कहानी को सुन लूं, ऐसा मेरा मन कर रहा है कि मैं वहां से चला जाऊं। लेकिन अभी भी क्या है, कवि वहां बैठा बैठा ऐसी कल्पनाओं में खोया हुआ है कि वहां से जाने का कवि का मन नहीं कर रहा है।
देखिए, तो ये आपकी कविता, इसकी पूरी व्याख्या मैंने करवा दी है। अब इसके एक्सरसाइज अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, तो उनको ध्यान से सुनिए। अब इसमें प्रश्न नंबर 1 है, इस विजन में ... अतीत है, पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। ये आया था हमारी कविता के अंदर। इसमें आया था कि प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि इस विजन में, विजन का मतलब सुनसान जगह में, तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि लोग जो हैं वो प्रकृति को खो चुके हैं, प्रकृति से कोसों दूर हैं, गांव के वातावरण से वो काफी दूर हैं। आजकल लोग शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और वो मानवता को, आपसी प्रेम भाव को भूल चुके हैं। शहरी लोग क्या करते हैं, वो पैसों को, रुपयों को अधिक महत्व देते हैं। तो इस तरह से उनका ध्यान ग्रामीण वातावरण की तरफ न होकर शहर की तरफ अधिक रहता है। वो अपने व्यापार के कामों में इतने लगे रहते हैं कि आपसी प्रेम भाव को वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। ये भी आपको बताया था। सरसों को सयानी कहने का मतलब क्या है कि सरसों की फसल है वो पककर पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है, कटने के लिए तैयार है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब उसने अपने हाथ गीले कर लिए हों, वो कटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, पककर फसल तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी के पौधे की क्या विशेषता बताई थी। अलसी के मनोभावों का हमें वर्णन करना है। अलसी कैसी है, अलसी का जो पौधा होता है वो बिल्कुल पतला होता है, दुबला पतला, जो हवा के चलने से क्या करता है, गिर जाता है। उसके सर पर कैसे रंग के फूल आते हैं, नीले रंग के फूल आते हैं। तो अलसी वो क्या कर रही है, वो जिद करके चने के पौधे के पास उग आई है और इस तरह से उसका इसमें वर्णन किया गया है। उसके मन के भावों का वो क्या कहती है कि जो भी मुझे छुएगा उसे मैं अपना हृदय, अपना दिल उस पर न्यौछावर कर दूंगी। नेक्स्ट है, अलसी के लिए अठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया है। हट से क्या बना है, अठीली। अठीली का मतलब जिद्दी। तो अठीली का प्रयोग क्यों किया है कि वो क्या करती है, चने के पौधे के पास उगी हुई है और हवा के चलने से जब वो बार बार गिरती है, उठती है, तो उसका जिद्दीपन का ऐसा लगता है कि मानो उसने जिद कर रखी हो, जिद करके वो वहां पर हठ पूर्वक उसके पास उग आई हो, वहां से हटने का नाम नहीं ले रही है। और वो क्या कह रही है कि जो भी मुझे यहाँ से हटाएगा मैं क्या करूँगी, जो भी मुझे छुएगा उसे मैं क्या करूँगी, अपना दिल उस पर न्यौछावर कर दूंगी, उस पर वार कर दूंगी। इस तरह से अलसी का अठीली, उसके मनोभावों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटी सी कल्पना का। तो इसमें क्या है, सूर्यास्त के समय का वर्णन किया गया है कि जब सूर्य की किरणें पानी के अंदर गिरती हैं, तालाब के पानी में गिरती हैं, तो एक तरह से एक प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब ऐसे उसकी परछाई बनती है पानी में, वो ऐसा लगता है कि जैसे एक प्रतिबिंब बन रहा हो, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा उसके अंदर खड़ा हो। तो इस तरह से उसको देखकर कवि की आंखें क्या करती हैं, चकाचौंध हो जाती हैं। इस कल्पना का उसमें वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के आधार पर हरे चने के पौधे का वर्णन, उसका सौंदर्य बताना है। चने का पौधा कितना होता है, आकार में एक बालिश भर का होता है, जो ठिगना नाटे कद का बोना होता है और उसके सर पर गुलाबी रंग के फूल आते हैं। वो ऐसे लग रहा है जैसे सज धज कर उसने अपने सर पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी हो। तो यहाँ उसका मानवीकरण किया गया। नेक्स्ट है, इसमें कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। पूरी कविता आपने पढ़ी, इसके आधार पर आप बताएंगे कि इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। तो इस पूरी कविता में सबसे पहले चने के पौधे के साथ किया है उसका वर्णन, दूसरी वहां पर अलसी के पौधे के साथ किया है। अलसी को क्या माना है, कवि ने नायिका के रूप में माना है कि वो नायिका है। और उसके बाद सरसों के साथ बताया है कि जैसे जवान युवती लड़की हो जाती है तो
तो उससे उसका वर्णन किया है कि सरसों की फसल है वो पककर तैयार हो गई है, कटने के लिए तैयार है। उसके बाद पोखर तालाब का वर्णन किया गया है कि जो पत्थर हैं वो कैसे हैं, वहां पर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। तो इस तरह से कवि ने प्रकृति का मानवीकरण इस कविता में, पूरी कविता के अंदर ही उन्होंने कई जगह पर किया है। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी, जैसा मैंने आपको पढ़ाया इस कविता को, इस आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। और इसमें आगे दिया है, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। तो उसमें वही आ गया ना, सरसों का भी आपको बताया था कि सरसों की फसल क्या है, पककर तैयार हो गई है, कटने के लिए तैयार है, वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से इस पंक्ति में उसका खास अंदाज लगाया जा सकता है। लास्ट में आया इसमें कि काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया आपकी दृष्टि से किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि काले माथे और सफेद पंखों वाली चिड़िया धूर्त, कपटी, धोखेबाज, अवसरवादी लोगों की प्रतीक हैं, जो क्या करते हैं, अपना अवसर पाकर, मौका देखकर वो अपना काम निकाल लेते हैं। जिस तरह से काले माथे वाली चतुर चिड़िया क्या करती है, मौका देखकर, अवसर पाकर वो पानी में उस मछली को तुरंत पकड़ लेती है और झट से अपने गले के नीचे उसको उतार लेती है। तो इस तरह से इस कविता में जितने भी प्रश्न आए हैं अभ्यास के, वो सभी आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे। धन्यवाद।